ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक-5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं। गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश की प्रारंभिक जानकारी, गुप्त वंश को जानने के इतिहास के स्रोत, इसके अलावा गुप्तों की उत्पत्ति, इनका मूल निवास स्थान, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुप्त काल, जो कि हिंदू काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में सुख, समृद्धि, शांति बनी रही, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, कृषि उन्नत अवस्था में थी, प्रजा सुखी और संपन्न थी, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म आदि के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी तथा इस युग में अनेक महत्वपूर्ण सम्राट हुए, जिन्होंने कि साम्राज्य में सुख शांति बनाए रखी और साम्राज्य को विस्तारित रूप भी प्रदान किया था। गुप्तकालीन प्रमुख सम्राटों में चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने कि गुप्त संवत की स्थापना 319 में की थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनके समय में केंद्रीय प्रांतीय शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित संगठित रही थी। तो गुप्तकालीन विशेषताओं के अंतर्गत हम गुप्तकालीन समाज की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुप्त युग शांति, समृद्धि और चहुमुखी विकास का एक युग था। कुछ इतिहासकारों ने इस युग की तुलना जो है अगस्टन युग एवं पेरिक्लेन युग से इसकी तुलना की है। भारतीय इतिहास में इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान, भाषा, धर्म आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी और उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग उन्नत अवस्था में थे। तो यही कारण है कि गुप्त काल को हिंदू काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। तो अब हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। इसके पहला हेडिंग है महान सम्राटों का युग। तो गुप्त काल महान सम्राटों का युग था, जिनके समय में भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधे की काफी उन्नति हुई थी। इस युग में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त जैसे महान और योग्य सम्राट हुए, जिन्होंने देश में शांति, सुरक्षा, समृद्धि बनाए रखी थी और साम्राज्य के अंतर्गत प्रजा सुखी और संपन्न थी। गुप्त शासक साम्राज्यवादी थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का काफी विकास किया तथा गुप्त शासक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। गुप्तों का दंड विधान काफी सरल था। इस प्रकार जो गुप्त काल था महान सम्राटों का युग था। इस काल में अनेक योग्य और प्रतापी सम्राट हुए
जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अपने साम्राज्य के अंदर सुख शांति समृद्धि बनाए रखी थी और उनके शासनकाल में कृषि व्यापार उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। नंबर 2 पर है प्रशासन। नंबर 2 पर प्रशासन। तो राजा जो था शासन का अध्यक्ष होता था। वह मंत्रियों की सहायता से राज्य धर्म के अनुसार शासन का संचालन करता था। महामंत्री, महाबलाधिकृत, महादंडनायक, महाप्रतिहार, संघ विग्रहिका, कुमार माथा नामक अधिकारी उस समय होते थे। भू राजस्व आय का प्रमुख साधन था। करों की कुल संख्या 18 थी। संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में बंटा हुआ था, जिनके अधिकारी उपरिक्त कहलाते थे। प्रांत विषय मंडल एवं भोग में बंटे हुए थे। गांव प्रशासन की उस समय सबसे छोटी इकाई थी। विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था, जिसकी सहायता कुमार मात्य नामक अधिकारी करते थे। जिले के शासन की जो सहायता है वह दंडिक, दंड, पासिक, कुलक आदि करते थे। ग्राम का अधिकारी ग्रामीण भोजक होते थे। प्रांतीय जिला व ग्राम के शासन में जनता के प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। नेक्स्ट है सैन्य विभाग। तो केंद्र में मुख्य विभाग सैन्य था। संधि विग्रही सेना का मुख्य अधिकारी होता था। संधि विग्रही सेना का मुख्य अधिकारी था। इसे संधि और युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। उसके अधीन अन्य जो सेनाधिकारी थे वह थे महासेनापति अथवा महादंडनायक, बलाधिकृत अर्थात सैनिकों की नियुक्ति करने वाला, रण भंडारी अर्थात सैनिक सामानों का अधिकारी, भटशपति अर्थात पैदल एवं घुड़सवारों का अध्यक्ष आदि। बलाधिकरण सेना के कार्यालय को कहते हैं। इसके पश्चात है न्याय विभाग। तो न्याय व्यवस्था श्रेष्ठ थी। दंड व्यवस्था उस समय कठोर नहीं थी। किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। केवल देशद्रोहियों का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। सम्राट न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता था। नारद स्मृति के अनुसार गुप्त युग में 4 प्रकार के न्यायालय थे। नारद स्मृति के अनुसार गुप्त युग में 4 न्यायालय थे। कुल न्यायालय, श्रेणी न्यायालय, गुण न्यायालय, राजकीय न्यायालय। कुल न्यायालय, श्रेणी न्यायालय, कुल न्यायालय। कुल न्यायालय, श्रेणी न्यायालय, गुण न्यायालय, राजकीय न्यायालय। चार प्रकार के न्यायालय उस समय प्रचलन में थे। इनमें प्रथम 3 जनता के तथा चौथा जो था वह सरकारी न्यायालय होता था। राजकीय न्यायालय सरकारी था, जबकि कुल न्यायालय, श्रेणी न्यायालय और गुण न्यायालय ये जो न्यायालय थे ये जनता के लिए। फिर है उद्योग धंधे। उद्योग धंधों की जो स्थिति थी इस युग में संतोषजनक रही थी। लोह उद्योग, स्वर्ण उद्योग, वस्त्र उद्योग उस समय प्रचलन में थे।
गुजरात, बंगाल, तमिल देश वस्त्र उद्योग के प्रमुख उद्योग रहे थे। दिल्ली के पास स्थित उत्कृष्ट लौह कला के सर्वोत्तम उदाहरण है लौह स्तंभ इस ओर की ओर संकेत करते हैं। लौह उद्योग उस समय अत्यधिक उन्नत अवस्था में था। जहाज और नावों का निर्माण भी इस युग में होता था। जहाज और नावों का निर्माण गुप्त युग में किया जाता था। नेक्स्ट है व्यापार वाणिज्य। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापारों का प्रचलन रहा था उस समय। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार जल और थल दोनों ही मार्गों से होता था। पेशावर, भड़ोज, उज्जैनी, वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मथुरा, वैशाली आदि जो थे उस समय व्यापार के मुख्य केंद्र रहे थे। पश्चिम एशिया, चीन और तिब्बत के साथ स्थल मार्ग तथा मिस्र, रोम, फारस, यूनान आदि के साथ जल मार्गों के द्वारा व्यापार किया जाता था। बड़ोज और ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह रहे थे। व्यापार में बहुमूल्य रत्न, सूती वस्त्र, मसाले, सुगंधित तेल, उबटन, पाउडर, इत्र, आभूषण आदि का निर्यात होता था। सोना, चांदी, तांबा, टीन, रेशम, कपूर, खजूर और घोड़ों आदि का आयात किया जाता था। गुप्त युग में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। विभिन्न प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का जो प्रयोग है व्यापार में किया जाता था। साथ ही वस्तु विनिमय का माध्यम से भी व्यापार होता था। फिर है कृषि। तो इस युग में कृषि भी उन्नत अवस्था में रही थी। गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, कपास, सुपारी, नील, जूट, तिलहन, फल, तरकारी, विभिन्न प्रकार के मसालों आदि की उस समय खेती की जाती थी। फिर अब है साहित्य, कला और विज्ञान की मछली। सबसे पहले है कला के क्षेत्र में उन्नति। कला के क्षेत्र के अंतर्गत मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत और नाट्य कला में हुई उन्नति को लिया गया है। तो सबसे पहले कला के अंतर्गत है मूर्ति कला। इस युग में गांधार प्रभाव से मुक्त भारतीय कला अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हुई थी। बहुतायत में देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया। मूर्तियों में विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, बुद्ध तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। देव मूर्तियों में अलंकृत प्रभामंडल, झीने, वस्त्र, मुद्रा तथा आसन कला की दृष्टि से प्रशंसनीय रहे। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की वर्तमान महावीर की मूर्ति, विदिशा की वराह अवतार की मूर्ति, झांसी की शेषशाही विष्णु की मूर्ति, काशी की गोवर्धनधारी कृष्ण मूर्ति आदि इस युग की मूर्ति कला के प्रमुख उदाहरण रहे थे। इसके अलावा चित्रकला के क्षेत्र में भी इस युग में उन्नति हुई थी। चित्रकला के विकास की चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी थी। स्वाभाविक लावण्य, सजीवता इस युग के चित्रकला की प्रमुख विशेषता थी। अजंता की गुफाओं के चित्र इस युग की चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रहे। चित्रों के विषय 3 प्रकार के थे। प्रथम प्रकार के चित्रों में पशु पक्षी के चित्र पाए गए। पेड़, फूल, पत्तियां आदि इसी के अंतर्गत थी।
द्वितीय प्रकार के चित्रों में मनुष्यों के और तीसरे प्रकार के चित्रों में जातकों की कहानियाँ अर्थात महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उत्कृष्ट चित्रण इसमें किया गया है। फिर है वास्तुकला। तो वास्तुकला के अंतर्गत भी इस युग में विभिन्न मंदिर, गुफाओं, चैत्य, विहार, स्तूपों आदि का निर्माण किया गया था। इनके बनाने में पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया जाता था। झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर में बेतरी गांव का मंदिर, नागौर में स्थित भूमरा का शिव मंदिर आदि उस युग की वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण रहे हैं। इसी प्रकार संगीत और नाट्य कला। संगीत और नाट्य कला का पर्याप्त विकास उस समय हो चुका था। गुप्त शासकों ने संगीत, नृत्य, अभिनय को प्रोत्साहन दिया था। नृत्य कलाओं में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। देवदासी व नगर वधुओं को इन कलाओं में श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया गया था। फिर गुप्तकालीन मुद्राएं। गुप्त युग में मुद्रा का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। इन निर्मित मुद्राओं में बहुमूल्य धातुओं की आकर्षक मुद्राएं प्रचलन में थी। मुद्राओं पर अंकित मूर्ति तत्कालीन सम्राटों की मनोवृत्तियों को स्पष्ट करती है। इस युग में सोने चांदी की मुद्राओं का निर्माण किया गया था। चांद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर चांद्रगुप्त व कुमार देवी के चित्र अंकित हैं। तो दूसरी ओर सिंह पर आसीन दुर्गा है। समुद्रगुप्त के अश्वव्याघ्र प्रकार के सिक्के तत्कालीन मुद्रा कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहे हैं। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। तो इस युग में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी। काशी, मथुरा, नासिक, पद्मावती, उज्जैनी, अवपुर, वल्लभी, पाटलिपुत्र, कांची आदि गुप्त युग के प्रमुख शैक्षिक केंद्र थे। शिक्षा संकलन में समृद्ध व्यक्तियों की दान की गई धनराशि का उपयोग किया जाता था। हिंदू, बौद्ध, जैन साहित्य इस युग में लिखे गए। रामायण व महाभारत का वर्तमान स्वरूप भी इसी युग में प्राप्त हुआ। वात्स्यायन का कामसूत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र की रचना इसी युग में हुई। पुराणों, नारद व बृहस्पति स्मृतियाँ व अन्य धर्मशास्त्र इसी युग में लिखी गई थी। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु सहार, मालविका अग्निमित्रम आदि की रचना की थी। संस्कृति इस युग में राष्ट्रभाषा बन गई थी। संस्कृत इस युग की राष्ट्रभाषा बन चुकी थी। इस युग में लौकिक साहित्य की भी रचना की गई। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, भट्टी का रावण वध, शूद्र का मचकाटिन, सुबंधु की वासवदत्ता और दांडी की 10 कुमार चरित्र इसी युग में लिखे गए। इसी प्रकार हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और इसके अलावा वीरसेन, कालिदास, विशाख दत्त इसी युग के विद्वान रहे। इसमें हरिसेन महान कवि था, वीरसेन व्याकरणविद थे और बौद्ध विद्वानों में असंग, वसुबंधु, दीननाग और धर्मपाल और जैन विद्वानों में उपेशवती, सिद्धसेन तथा भद्रभाव द्वितीय इसी युग में हुए थे। फिर है विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। तो इस युग में गणित, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। दशमलव तथा भिन्न का इन्वेंशन इसी युग में हुआ। आर्यभट्ट इस युग के प्रख्यात ज्योतिषी रहे।
इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित की विवेचना की गई थी। आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी काल में लार्ड प्रद्युमन, उदयनंदिनी व वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के कार्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। वराहमिहिर की व्रत संहिता ज्ञान का भंडार है, वहीं ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत खगोल शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। शपथ पंचसिका, वशिष्ठ सिद्धांत, उच्च कोटि के ग्रंथ भी इसी युग में लिखे गए। वैदिक की इस युग में काफी उन्नति हुई। धन्वंतरी तथा सुश्रुत प्रख्यात वेद थे उस समय के। नवीनतम कम इस युग की प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक रही। इसके अलावा आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी इसी युग में था, जिसने अनेक नवीन औषधियों की खोज की थी। रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की और सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा और तांबा आदि धातुओं में रोग निवारण की शक्ति जो है विद्यमान है। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में तो गुप्त काल में धार्मिक विकास के लिए भी विख्यात रहा। वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म के स्वरूप का निर्माण इसी युग में हुआ था। इस युग में सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। विष्णु इनके इष्ट देवता थे। वैष्णव शैव धर्म का काफी गुप्त काल में प्रसार हुआ था। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म का भी अस्तित्व बना रहा था। इसके अलावा स्त्रियों की दशा, तो गुप्त युग में स्त्रियों की श्रेष्ठ स्थिति नहीं थी। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति श्रेष्ठ नहीं थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। बाल विवाह को बढ़ावा मिला था। यद्यपि स्त्री शिक्षा का विवरण मिलता है, तथापि ये कहा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था उस समय नहीं थी। कुछ कोटि के शिक्षक, दार्शनिक, चिकित्सक स्त्रियों की संख्या सीमित थी। विधवा विवाह का प्रचलन बंद हो चुका था। विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वह ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करे। सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी और उच्च वंशीय लोगों तक यह सीमित थी। उन्हें स्त्री धन के अतिरिक्त संपत्ति में भाग नहीं मिलता था। स्त्रियों का जीवन स्वतंत्रता नहीं था। उन्हें सदैव ही संरक्षण में रहना पड़ता था। अतः स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा इस काल में निम्न हो गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं संक्षेप में गुप्त काल की प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं तथा साहित्य विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई। तो गुप्त काल में कालिदास संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इन्होंने ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञानशाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय नामक ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। गुप्त काल में स्वपन वासुदत्ता, चारुदत्ता, अरुभन भास के द्वारा लिखा गया। जबकि हर्षचरित और कादम्बरी महान भट्ट के द्वारा लिखा गया। रावण वध ये वध भट्टी के द्वारा लिखा गया। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। व्रत संहिता पंच सिद्धांतिका ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। नीतिसार काम तंत्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जबकि वात्स्यायन का कामसूत्र, चरक ने चरक संहिता लिखा। जबकि शूद्रक ने
की रचना की थी? असल ने योगासार की रचना की तो वाग्भट ने अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना की थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी रहा। अब देखते हैं गुप्तकालीन मंदिरों की प्रमुख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुप्तकाल में कौन कौन से प्रमुख मंदिर रहे? इसमें गुप्तकालीन मंदिरों में घुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगाम का मंदिर, सारनाथ का गणेश स्तूप जो इंडो द्वारा निर्मित है, और शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने रहे हैं। इस प्रकार गुप्तकाल में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां उन्नति अपनी चरम सीमा पर न पहुंच गई। इस प्रकार गुप्तकाल में हर एक क्षेत्र में अत्यधिक और आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी, चाहे वो साहित्य हो, कला हो या विज्ञान, कृषि हो, धर्म हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। यही कारण है कि गुप्त काल हिंदू काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना गया था। तो इस प्रकार आज का टॉपिक गुप्तकालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं यही समाप्त होती हैं। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।